नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। दिल्ली के शादरा में बड़ा हादसा। विवेक विहार में 4 मंजिला इमारत में एसी फटा। पार्षद पंकज लुथरा ने कहा कि हादसे में 9 लोगों की हुई मौत, 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मामले की जांच जारी। पश्चिम बंगाल में ईवीएम से छेड़छाड़ और बूथ कैप्चरिंग की मिली शिकायतों के बाद फलता विधानसभा सीट पर मतदान रद्द। सभी मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान, 24 मई को होगी मतगणना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 3 दिवसीय विदेश यात्रा। पहले पड़ाव में पहुंचे जमैका। यहां व्यापारिक समुदाय और भारतीय प्रवासियों से मिलने को उत्सुक। ईरान के 14 बिंदुओं का प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे समीक्षा। ईरान ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति, प्रतिबंध हटाने और सुरक्षा गारंटी की रखी मांग। और वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले में भारतीय पुरुष टीम का शानदार प्रदर्शन। पुरुषों के 400 मीटर टीम का सीजन बेस्ट प्रदर्शन। भारत चौथे स्थान पर और फाइनल से चूका। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के शादरा के विवेक विहार इलाके में आज सुबह एसी फटने की वजह से एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। इलाके के पार्षद पंकज लुथरा ने हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर कंट्रोल रूम को सुबह आग लगने की सूचना मिली और जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया है कि सुबह करीब 4 बजे आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। पुलिस के अनुसार आग इमारत के ऊपरी हिस्से में लगी और बताया जा रहा है कि एसी में धमाका होने की वजह से ये आग लगी। सेकंड फ्लोर पे एक बैक साइड पे 5 बॉडी करी हैं, जो कि बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रही कि लेडीज है या जेंट्स है। और एक वो बैक साइड पे एक बॉडी और करी है और टॉप पे 3 बॉडी हैं और वो चलते हुए ऊपर भागने की कोशिश की थी उन्होंने और ताला बंद था ताकि वो नहीं पाए। ऊपर ही सीढ़ियों में ही वो उनकी डेथ होगी और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। टोटल 9 बॉडी कंफर्म हो चुकी हैं, बाकी भी चेक कर रहे हैं। और दिल्ली के विवेक विहार इलाके में हुए हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली के विवेक विहार में हुए भीषण अग्निकांड में हुए जानो माल की हानि से मैं अत्यंत व्यथित हूं। इस दुख की घड़ी में मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही मैं इस घटना में घायल हुए लोगों की शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और दिल्ली के विवेक विहार अग्निकांड मामले में 9 लोगों की अपनी जान गंवा दी है और इस दर्दनाक हादसे पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि विवेक विहार में हुई भीषण अग्निकांड से मैं अत्यंत व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता दी जाए। दिल्ली अग्निशमन सेवा के कर्मी और आपातकालीन दल स्थिति को संभालने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली के विवेक विहार की 4 मंजिला इमारत में आग सुबह एसी ब्लास्ट की वजह से भीषण आग लग गई और इस घटना में एक 1.5 साल के मासूम समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने घटना का जायजा लिया और चश्मदीदों से बातचीत की। आज 3 मई इतवार का दिन है और आज की सुबह राजधानी दिल्ली वालों के लिए एक दुखद खबर लेकर आई है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में जहां पर मेरी मौजूदगी है, इसी 4 मंजिला इमारत में आज सुबह लगभग 4 बजे एसी फटने से आग लगती है, जिसके बाद यहां पर 8 परिवार जो इस बिल्डिंग में रहते थे वो मौके पर
फंस गए। हालांकि उसमें से 1 से 2 परिवार यहां से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जिसके बाद इस घटना के फलस्वरूप आप समझिए कि 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 10 से 15 लोगों को सुरक्षित वापस बाहर निकाला जा चुका है। मौके पर फायर फाइटिंग के तमाम अधिकारी, दिल्ली दमकल विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर हैं। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ चश्मदीद हैं, उनसे जानना चाहेंगे ये दुख, ये खबर इसको बताते हुए और हर एक आंख नम है। आपके रिलेटिव हैं नवीन जी और तमाम घर के लोग, उस समय कैसा मंजर था, क्या कुछ आपको यहाँ जानकारी मिल पाई? देखो जी, मुझे इतना नहीं पता। मुझे तो इतना पता यहाँ आने के बाद कि भाई सिचुएशन ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई बच नहीं पाया। जो बच गए थे उन्हें ले गए थे, तो बस हमें तो इतना पता चल पाया कि आग बहुत लेट तक बुझी है। मैं यहाँ तक समझता हूँ 8:15 तक लास्ट आग बुझी है। आपके ये कौन है, रिलेटिव है, भतीजे हैं, कौन है? मेरा कजन भाई। यहाँ पर एक बच्चे की भी डेथ हुई है। टोटल कितनी डेथ हुई है? एक छोटा 1.5 साल का बच्चा। क्या ये बिल्डर फ्लोर है सर? और क्या यहाँ पर आग बचने के, आग बुझाने के पर्याप्त यहाँ पर साधन थे? फायर फाइटिंग सिस्टम सुचारू तौर पर लगा हुआ था? क्योंकि आमतौर पर बिल्डर फ्लैटों में इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। नहीं होती, जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली होता भी नहीं है ऐसा कोई, जनरली ऐसी कोई आवाज लगती भी नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट वैसे किस फ्लोर पे आग लगी? कहा जा रहा है कि नहीं, पहले फर्स्ट फ्लोर पे लगी। पहले फर्स्ट पे लगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पकड़ती चली गई। तो देखिए, आप स्थिति को समझ सकते हैं, परिस्थितियों को आप ऐसे समझिए कि इस जगह जब मैं बता पा रहा हूँ, इन चीजों को बयां करना बहुत मुश्किल है। हर एक आंख नम है क्योंकि स्थितियां ऐसी हो गई हैं। क्योंकि इन 9 लोगों में जिनकी यहाँ पर डेथ हुई है, उसमें एक छोटा 1.5 साल का मासूम बच्चा भी है, जो कहीं ना कहीं लोगों को अब ये सोचने पर यह घटना मजबूर कर रही है कि आखिरकार जब गर्मियों के दिन है और एसी और शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो आखिरकार हम कितने सुरक्षित हैं और हम कितने तैयार हैं। दिल्ली के विवेक विहार इलाके से कैमरा पर्सन सन्नी के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। बेहद दुखद घटना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फलता सीट विवाद को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग ने फलता सीट के सभी मतदान केंद्रों पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया है। आयोग के मुताबिक मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़, बटन पर काला टेप लगाने और बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने जैसी गंभीर शिकायतें मिली थीं। जांच के बाद आयोग ने पाया है कि मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई है और इसके बाद सभी 285 बूथों पर 21 मई को पुनर्मतदान कराया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 24 मई को होगी। अब इस फैसले के बाद फलता सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है और सबकी नजरें रीपोल पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कल मतगणना होगी। 2 चरणों में हुए मतदान के बाद राज्य की फलता विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि मतगणना सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। राज्य में कुल 77 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें सीसीटीवी निगरानी, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी और पुलिस केंद्रीय बलों की संयुक्त ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगी और साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स बनाई गई है। और इस चुनाव में रिकॉर्ड 92.93% मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। और इस बार चुनाव में टीएमसी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद थी। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतगणना से पहले नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा तैनात की गई है। मतगणना 4 मई 2026 को होनी है। पश्चिम बंगाल के मणिकतल्ला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तापस रॉय ने चुनावी माहौल के बीच टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तापस रॉय ने फलता में हुई घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तापस रॉय ने कहा है कि फलता में जो हुआ ऐसा होता है तभी तो डायमंड हार्बर में 7,11,000 वोटों से अभिषेक बनर्जी जीतते हैं।
फलता में जो हुआ वह नहीं होना चाहिए। फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनावी सियासत अपने चरम पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। फलता में जैसा हुआ ऐसा ही होता है, इसीलिए ही तो डायमंड हार्बर में 7,11,000 वोटों से जीतते हैं अभी से। और आज भी हुआ फलता में, जो होना नहीं चाहिए, वोट देने नहीं दिया। हिंदू गांव से निकल के हमारे माँ बहन लोग प्रतिवाद कर रहे थे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने जा रही है और जिसके लिए 62 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुल 10,545 कर्मियों के साथ 4,624 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र पर एक यानी कि कुल मिलाकर 234 काउंटिंग ऑब्जर्वर पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करेंगे ताकि चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। सुरक्षा के लिहाज से हर कर्मचारी को QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना को रोका जा सके। मतगणना केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की तैनाती की गई है। स्थानीय पुलिस और राज्य सशस्त्र पुलिस की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की 65 कंपनियों को मतगणना केंद्रों पर तैनात किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनें यानी कि EVM में दर्ज वोटों की गिनती के लिए 234 मतगणना कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। डाक मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक रूम से प्रेषित डाक मतपत्रों ETPB के गिनती के लिए उसी स्थान पर अतिरिक्त 240 कक्ष निर्धारित किए गए हैं। मतगणना का कार्य रिटर्निंग ऑफिसर RO द्वारा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ARO की सहायता से किया जाएगा। मतगणना कार्य के लिए कुल 10,545 मतगणना कर्मियों को तैनात किया गया है, जिन्हें मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा। मतगणना सुबह 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती के साथ शुरू होगी और उसके बाद सुबह 8:30 बजे EVM की गिनती शुरू हो जाएगी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 से 10 मई 2026 तक जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की आधिकारिक दौरे पर हैं और इस दौरान वे तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इन देशों में बसे गिरमिटिया समुदाय के कारण भारत के साथ इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध विशेष महत्व रखते हैं। दौरे की शुरुआत में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किंगस्टन पहुंचकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने ट्वीट कर बताया कि यहां पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। विदेश मंत्री कमिज स्मिथ द्वारा किए गए स्वागत से अभिभूत हूं। तो वहीं अगले 2 दिनों में जमैका के नेतृत्व, व्यापार समुदाय और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां वे नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के तहत आयोजित रक्षा त्रिवेणी संगम प्रदर्शनी में भाग लेंगे। तो वहीं शाम को अरल में भारतीय सेना की ओर से आयोजित कल्चरल इवेंट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये दौरा 2 दिवसीय होगा और 4 मई को न्यू कैंट क्षेत्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन 4 से 6 मई तक चलेगा और इसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत से जुड़े लोग मौजूद रहेंगे। सिंपोजियम में सेना में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर सन कैंपेन का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मैराथन दौड़ भी रखी गई। इस पहल का उद्देश्य लोगों को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रेरित करना और स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। यह अभियान 2024 में शुरू की गई PM सूर्य घर योजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य देश के 1 करोड़ घरों तक सोलर पहुंचाना है। और इस मौके पर मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने बताया कि अब तक करीब 30 लाख इंस्टॉलेशन हो चुके हैं और 38 लाख घरों को कवर किया जा चुका है। इस विषय पर उनसे हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने खास बातचीत की है। देखिए ये रिपोर्ट।
आज इस रन फॉर सन का आयोजन किया गया है, इसके पीछे की पूरी रूपरेखा क्या है और इस प्रोग्राम के तहत आप क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर 30 लाख इंस्टॉलेशन हो चुके हैं और 38 लाख हाउस होल्ड्स कवर हो चुके हैं, तो उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आज इंटरनेशनल सन डे भी है, तो उसका भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आगे जाकर पीएम सूर्य घर में किस तरह से हम लोग 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर कर पाएँ, उसके लिए जो अवेयरनेस चाहिए, जो आउटरीच चाहिए, उसके बारे में आज के मैराथन था। तो उसी की वजह से आज रन फॉर द सन किया गया। ये 2024 में जहाँ तक मुझे जानकारी है इसका आयोजन पहली बार किया गया था, उसके बाद लगातार इस तरीके का आयोजन हो रहा है। और हम साथ ही अगर देखें कि ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से सोलर रूफटॉप की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी रफ्तार में वो बढ़ा है। अब इसका भविष्य कैसे देख रहे हैं? तो भविष्य इसका बहुत उज्जवल है, क्योंकि जो एक बार आप अगर इंस्टॉल कर लिए तो 25 साल तक आपको बिजली मिलते रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं नॉट ओनली रूरल एरियाज, इवन अर्बन एरियाज में भी इसका अडॉप्शन बहुत स्ट्रांग है। और आगे जाके हम लोग 1 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड इसको बेनिफिट मिलेगा, ये हमारे आशा है। आगे कोई आप संदेश देना चाहें, लोगों से कोई अपील करना चाहें कि इस तरीके के वैकल्पिक जो ऊर्जा के माध्यम है उस पर स्विच होने के लिए? वैकल्पिक ऊर्जा के लिए जो प्रयास है वो तो सतत जारी है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, आगे के दिन में काफी ज्यादा बढ़ावा होने वाला है। तो साफ तौर पर आप संतोष कुमार सारंगी सर को सुन रहे हैं, उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि रन फॉर सन एक ऐसा आयोजन है जो आपको फिट तो रखता ही है, लेकिन साथ ही आपको जागरूक करता है कि आप सोलर की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि सोलर आने वाले दिनों में भारत का भविष्य है। और यही वजह है कि सरकार भी इस बाबत सतत प्रयास कर रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ मैं मनीष शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और भारतीय सेना का दल आज भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 के दूसरे संस्करण के लिए रवाना हुआ। यह अभ्यास 4 से 17 मई 2026 तक कंबोडिया के कम्बोंग स्पू प्रांत स्थित तेचो सैन फेनोम थॉम्स मेरेस प्रोव रॉयल कंबोडियाई एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर कैंप्स बैसल में आयोजित होगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य परंपरागत वातावरण में संचालन के लिए कंपनी स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण देना है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी का स्थापना दिवस है। 3 मई 1995 को अस्तित्व में आए डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के रूप में दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक ऐसा भरोसेमंद, आरामदायक और सुरक्षित शहरी परिवहन का विकल्प दिया जो आज प्रौद्योगिकियों, सुविधाओं और वैश्विक मानकों से भरा एक शानदार अनुभव बन गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तेज गति और कनेक्टिविटी, स्वच्छता और सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही समयबद्धता और विश्वसनीयता ने जिस मेट्रो को वर्ल्ड क्लास मेट्रो बना दिया, उसका नाम है दिल्ली मेट्रो। महज 24 साल पहले शुरू हुई दिल्ली मेट्रो आज दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में एक बन गई है। इसका प्रमाण है दिल्ली मेट्रो की तेज गति और अत्याधुनिक तरीके से विस्तार। और इस विस्तार को साकार किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने, जिसकी स्थापना 3 मई 1995 को हुई। दिल्ली मेट्रो ने अपने स्थापना के समय से ही जो एक मापदंड देश के आगे प्रस्तुत किया, हम लोगों ने विदेश स्तर के मानकों को अपनाया, बल्कि उससे भी बेहतर करके दिखाया है। डीएमआरसी की स्थापना दिल्ली के शहरी परिवहन में बदलाव की एक शुरुआत थी। डीएमआरसी ने 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू किया और 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो के पहले चरण के तहत शाहदरा से 30 हजारी के बीच पहला मेट्रो कॉरिडोर खोला गया। दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर की शुरुआत के बाद से अब तक दिल्ली मेट्रो के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 5वें चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो ने समय के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों के यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। 416 किलोमीटर लंबी 12 लाइनों और 303 स्टेशनों वाली यह मेट्रो बढ़ती शहरी आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिसने रोजाना लाखों यात्रियों को आरामदेह, वातानुकूलित और सुरक्षित सफर मुहैया कराकर
न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में जन परिवहन परिदृश्य की कायाकल्प कर दिया है। दिल्ली मेट्रो ने शुरू से ही सेफ्टी को प्रमुख माना है और पंक्चुअलिटी और रिलायबिलिटी को, तो जिससे कि अब किसी पैसेंजर को पता है अगर वो आ रहा है कि अगर दिल्ली मेट्रो पकड़ेगा तो वो टाइम पे पहुंचेगा। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में 2368 कोचों के साथ 343 ट्रेनें संचालित करता है और रोजाना करीब 4508 ट्रेन ट्रिप्स चलाता है, जो प्रतिदिन करीब 1,40,112 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दिल्ली मेट्रो के विशाल नेटवर्क में वर्ष 2025 में लगभग 235.8 करोड़ यात्रियों ने सफर किया, यानी प्रतिदिन औसतन करीब 64,60,000 यात्रियों ने मेट्रो में सफर का आनंद लिया। स्टेशनों और ट्रेनों के उच्च स्तर की स्वच्छता, सीसीटीवी निगरानी और समर्पित महिला कोच दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करते हैं। दिल्ली मेट्रो दुनिया की पहली ऐसी रेल आधारित प्रणाली है जिसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से कार्बन क्रेडिट प्राप्त हुआ है। दिल्ली मेट्रो के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से हम लोगों को कार्बन क्रेडिट मिले हैं और पहली रेल बेस्ड प्रणाली है जिसको ऐसे ही कार्बन क्रेडिट्स मिले हैं। डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के सुनहरे सफर की कहानी को संजोने के मकसद से 2009 में एक अनूठे संग्रहालय की शुरुआत की, जो आज एक बड़े संग्रहालय का रूप ले चुका है। इस संग्रहालय में दिल्ली मेट्रो के इतिहास और विकास की कहानियों से रूबरू होने का अवसर मिलता है। भारत आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन चुका है और इसमें दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा हिस्सा है। दिल्ली मेट्रो दिल्ली वासियों को एक आरामदायक सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने के अलावा प्रदूषण को नियंत्रित करने और सड़कों पर वाहनों की भीड़-भाड़ को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। दिल्ली मेट्रो की हाई फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीय सेवा इसे न सिर्फ दुनिया के सबसे बेहतरीन मेट्रो सिस्टम में एक बना दिया है, बल्कि इसने इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लाइफलाइन भी बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान अब होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष हमीद रेजा हाजी बाबाई ने संकेत दिया है कि प्रस्तावित कानून के तहत इजराइल से जुड़े जहाजों के इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में दुश्मन देशों के जहाजों के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। ऐसे जहाजों को जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए युद्ध से जुड़े नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है और इसके साथ ही अन्य देशों के जहाजों को भी ईरान से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया जा सकता है। हाजी बाबाई के मुताबिक युद्ध के बाद क्षेत्रीय हालात बदल चुके हैं और अब होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पहले जैसी नहीं रहेगी। उनका कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। अगर यह कानून लागू होता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार, खास करके तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ सकता है। वहीं ईरान के अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है और इसके बजाय ईरान में युद्ध के स्थायी समाधान पर जोर देते हुए 14 पॉइंट का विस्तृत प्लान अमेरिका को सौंपा है। ईरानी पक्ष का कहना है कि वह अस्थायी सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध का पूर्ण और स्थायी अंत चाहता है। ईरान ने कहा है कि बार बार युद्ध रोकने और फिर शुरू करने से कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा। ऐसे में बातचीत का मुख्य फोकस युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने पर होना चाहिए। ईरान ने अमेरिका के 2 महीने के सीज फायर प्रस्ताव को ठुकराते हुए 30 दिनों के अंदर सभी मुद्दों के समाधान की बात कही है। तो वहीं ईरान के नए प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव पर कहा है कि हम नए ईरानी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि मुझे नहीं लगता है कि यह स्वीकार्य होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने मानवता और दुनिया के साथ जो किया उसकी अब तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। और इजराइल के तेल अवीव शहर में शनिवार को देर रात सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों और लगातार चल रहे सैन्य संघर्षों के विस्तार पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि देश लगातार युद्ध, बमबारी और विनाश की स्थिति में फंसा हुआ है और युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी की जा रही है। यह विरोध ऐसे समय में हुआ है कि जब ईरान के साथ संघर्ष विराम को लेकर तनाव बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई भी जारी है। हालांकि
कि अमेरिका की मध्यस्थता में 6 अप्रैल को लागू हुआ एक अलग संघर्ष 16 अप्रैल को लागू हुआ एक अलग संघर्ष विराम अब मध्य मई तक बढ़ा दिया गया है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और लगातार जारी संघर्ष के बीच क्षेत्रीय स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। और इसी के साथ ही हमारा यह बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।